आइए बेटा, आज का टॉपिक क्या हमारा, बोलो, कंडीशनल सेंटेंसेस। इसे कहते हैं हम लोग क्या, शर्त युक्त वाक्य। हम लोग कहते हैं ना कि अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, अगर तुम तो मेहनत कर ली होती तो एग्जाम पास कर लेते, बोलते कि नहीं हम लोग, हाँ या ना बोलो था। तो उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स हमारे इंग्लिश लैंग्वेज की दुनिया में स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके एसएससी और बैंक एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो हम लोग जाकर देखने आ जाओ, उन स्ट्रक्चर्स पे ध्यान देंगे, सेंटेंसेस कैसे फ्रेम होते हैं उसमें, है ना, वो सारी बातें। चलो सबसे पहला स्ट्रक्चर जरा देखना तो क्या है कंडीशन सेंटेंस का। पहला हमारा एक तरफ एलएचएस में हमारे मतलब क्लॉज कहते हैं, सेंटेंस के पार्ट को, भाग को हम लोग कहते हैं क्लॉज। तो दो क्लॉजेस होंगे हमारे एक सेंटेंस में, दो भाग। तो एक क्लॉज जो होगा, पहला क्लॉज भी होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरा वाला भी किस में होगा बेटा, बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये सबसे पहला वाला आपका, ठीक है, फर्स्ट स्ट्रक्चर है। लिखो जरा, पहला भी होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दैट इज व्हाट, क्लॉज 1, ठीक है, प्लस दूसरा वाला भी होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्लॉज 2। क्लॉज 2। चलिए अब कहोगे सर ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये क्या चीज होता है? ये होता है यूनिवर्सल ट्रुथ बताने के लिए। किसके लिए बोलूंगा? या इसे कह लो यूनिवर्सल फैक्ट्स। क्या बोलिए? यूनिवर्सल फैक्ट्स। जब वहां पे देखोगे, एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं, बता रहा हूं, ठीक है। यूनिवर्सल फैक्ट्स के लिए किस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं? एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे इफ आई, ठीक है, सेंटेंस हुआ, इफ आई टॉस अ कॉइन। क्या बोला था? इफ आई टॉस अ कॉइन इन द एयर। अगर मैं एक सिक्का उछालता हूं हवा में, यस और नो, हवा में एक सिक्का उछालता हूं, इफ आई टॉस अ कॉइन इन द एयर। अब दूसरी तरफ क्या होगा, एग्जाम में एरर आएगा तो कैसे आएगा? इफ आई टॉस अ कॉइन इन द एयर, it will come back to the ground. Yes or no? It will come back to the ground. अब बताओ, अगर मैं एक सिक्का उछालता हूं बेटा हवा में, if I toss a coin in the air, it will come back to the ground. तो तुम तो जब जब सिक्का उछालोगे तब तब ग्राउंड पे आएगा। हाँ यार, ये तो फैक्ट है। और जो चीज अपने आप को रिपीट कर रही होती है उसको तुम लोगों को मैंने टेंस के दौरान क्या बताया था, बोलना जरा, दैट इज अ हैबिट। और हैबिट को किस में होना पड़ता है? इंडेफिनिट में होना पड़ता है। हाँ या ना? ये तो हर बार होगा ना, कि तुमने एक बार किया तो ये दोबारा होगा, ऐसा तो है नहीं। जब तक सिक्का उछालेंगे तब तक क्या होगा, ग्राउंड पे वो आएगा ही वापस, ड्यू टू ग्रेविटेशन पुल। यस और नो? चलो तो बताओ इसमें गलती क्या है? इफ आई टॉस अ कॉइन इन द एयर, बताओ विधि, बताओ क्या होगा? इट, जल्दी बोलो, इट कम्स बैक टू द ग्राउंड। दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। एनी इशू? क्लियर है? चलो अब हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या बताना जरा, सेकंड देखने जा रहे हैं, दैट इज बी, स्ट्रक्चर बी हमारा। आइए देख लेते हैं उसमें क्या होगा। क्लॉज 1 में होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरे क्लॉज में लिख लो बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट होता है दूसरे क्लॉज में। और हाँ, कुछ उसमें थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशंस है, आइए देखते हैं। थोड़ा चेंज हुआ ना सेकंड स्ट्रक्चर में। क्या बोलूं? पहले में क्या बोला, प्रेजेंट डेफिनेट है, दूसरे में क्या बोलो, फ्यूचर इंडेफिनिट है, क्लॉज 2 में। अच्छा एक शर्त है उसमें, देखो इसमें लिखो नोट, एक बार नोट करनी है, क्या, द क्लॉज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बोलना था? द क्लॉज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो क्लॉज होगा उसमें क्या होना चाहिए, जानते हो आप लोग? मस्ट हैव। लिखो जरा, उसमें क्या होना चाहिए? जो क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा, दैट मस्ट हैव these phrases, these phrases। देखो कौन से phrases होने चाहिए, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, क्या, as long as soon as, unless हो गया, ठीक है, until हो गया, if हो गया। और इसी if को क्या कहते हैं लोग? in case। क्या कहते हैं बोलो जरा? इसको हम in case भी कहते हैं। unless हो गया, until हो गया। और देखो जरा, उसके अलावा हमने बोल दिया ऑन कंडीशन दैट। क्या होगा ना? ऑन
कंडीशन दैट, इसी ऑन कंडीशन दैट को क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, ऑन कंडीशन दैट का प्रोवाइडेड दैट। क्या बोलिए जरा, प्रोवाइडेड दैट। इसे कहते हैं हिंदी में बेटा बशर्ते, क्या कहते हैं, बशर्ते, है ना। ये सब लिखिए। तो ये सब जब हमारे पास होता है, ये फ्रेजेस होंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसको होना पड़ता है। उसका रीजन बताऊंगा मैं, उसके पीछे क्या कारण है। और जो दूसरा क्लॉज बचा वो किसमें होना चाहिए बताना जरा, वो होना चाहिए किसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट होना चाहिए, राइट। एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग ये समझ जाएंगे क्या बात यहां पर चल रही है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। पहला होगा you will not succeed। पहले आप लोगों को मैं सही सेंटेंस लिख के दिखा रहा हूं, फिर एरर वाला दूंगा, ठीक है, ध्यान से देखना। You will not succeed unless you work hard, unless you work hard। पहले क्या बोलना, you will not succeed unless you, unless का मतलब क्या होता है, जब तक नहीं, मतलब नेगेटिव सेंस देता है, यस और नो, नेगेटिव सेंस। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक सफल बोलो नहीं होंगे। अब बात तो ये हिंदी में तो हम कैसे भी कहते हैं, तुम मेहनत नहीं करोगे तो सफल नहीं होंगे, दोनों में तो गा और गा है। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो सफल, दोनों में गा और गा है, देखा है, दोनों में हम लोग को बिल लगाना चाहिए, मगर फिर उसके बावजूद हमने देखा एक में प्रेजेंट लग रहा है और एक में क्या लग रहा है बोलो, फ्यूचर इंडेफिनिट लग रहा है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अच्छा ये बताओ यहाँ क्या लिखा था, जिस क्लॉज में क्या होगा, जो प्रेजेंट डेफिनेट का होगा उसको कौन सा फ्रेज होना चाहिए, ये सब फ्रेज होने चाहिए। तो ये वाला अनलेस वाला किस फ्रेज में, सॉरी किस क्लॉज में है, क्लॉज 1 में या क्लॉज 2 में, बोलो सभी लोग, क्लॉज 2 में। अनलेस किसका पार्ट है, इसका पार्ट है। और अनलेस का गया क्या बोलो, यू वर्क हार्ड, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहां पे क्या करता हूं, इसमें फ्यूचर है। बोल अब जानना चाहोगे ना सर, ये बताइए अनलेस वाले में इन फ्रेजेस के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही क्यों जाता है। इसका रीजन ये है बेटा कि बात टेंस की नहीं होती, बात सेंस की भी होती। किसकी बोलो जरा, सेंस की। जैसे जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक सफल नहीं होगे। अगर अभी तुमने मेहनत करना शुरू कर दिया, ये बात तुमसे मैं अभी कह रहा हूं ना कि जब तक मेहनत नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे, और अभी अगर तुमने मेहनत करना शुरू कर दिया तो सफलता के रास्ते पे चल पड़ोगे। हाँ या ना बोलिए। तो ये सेंस प्रेजेंट का देता है। अगर अभी से भी तुम सुधर गए, अभी से भी तुम सुधर गए, तुम तरक्की कर ले जाओगे। क्लियर है बात। उस लॉजिक से क्या होता है, एक स्ट्रक्चर को प्रेजेंट इंडेफिनिट रखा जाता है जो शर्त बताते हैं, यस और नो। शर्त बताने वाला कौन है, एक तो है ना, तुम ये नहीं करोगे तो ये चीज तुम्हें नहीं मिलेगा। दैट इज व्हाई ये पूरा होता है। आइए आगे चलते हैं, एक और देखो, एक और सेंटेंस देखते हैं, सिंपल सा। जैसे आई, मैं एरर दे रहा हूं, ठीक है, आई विल नॉट गिव यू फूड, ठीक है। मतलब मम्मी तुमसे हो गई नाराज, तुम्हारी माता तुमसे हो गई नाराज कि बहुत सैलानी कर रहा है, पढ़ाई लिखाई करता नहीं है, ठीक है, बात मेरी सुनता नहीं है, तो कहीं आपको तुम्हें खाना नहीं मिलने वाला। मम्मी ने क्या कह दिया, आई विल नॉट गिव यू फूड, और शर्त क्या रख दिया बताओ, आई विल नॉट गिव यू फूड अनलेस, अनलेस का मतलब नेगेटिव, यस और नो, जब तक नहीं कोई चीज हुआ, ठीक है, अनलेस you will behave properly, yes or no। जब तक तुम ढंग से बर्ताव नहीं करोगे मैं तुम्हें खाना, हाँ, तौर तरीके से रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे इंसान की तरह बन के रहो, तो खाना मिलेगा, ठीक है। तो ये मालूम मम्मी ने डांटते हुए तुम्हें ये बात कही, ये शर्त रख दी तुम्हारे सामने, सही है। अब बताओ, आई विल नॉट गिव यू फूड अनलेस यू विल, मैंने क्या बोला था, जो क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है उसमें क्या होना चाहिए, उसमें ये सब होना चाहिए, तो है तो फिर ये प्रेजेंट डेफिनेट क्यों नहीं है। जब तक तुम क्या बोलो, बिहेव प्रॉपरली नहीं करते हो तब तक तुम्हें क्या बोलो, खाना नहीं दूंगी मैं, मम्मी यही कह रही है। तो इसको क्या लिखा बताना जरा, इसमें इनकरेक्ट क्या है, इसमें विल है, इसको सही कैसे करें।
करेंगे बताइए, क्यों करेंगे? सही विधि बताओ, भुवन बताओ, करुणा बताओ, प्रिया बताओ, प्रांजलि बताओ, जल्दी से क्यों सही करेंगे? क्योंकि अगर तुम अभी से बिहेव करना ढंग से शुरू कर दो तो तुम्हें खाना अभी, देख पा रहे हो कितना लॉजिकल है ये चीज, तो कितना दिमाग खर्च करके मैंने इसके पीछे, देख पा रहे हो? और हम लोग ऐसे ही रट जाते हैं, इसको थोड़ा जीना पड़ता है, समझना पड़ता है, मजा आएगा पढ़ने का। तो ये लॉजिक इसके लिए बेटा, इसलिए हम लोग विल नहीं, क्या बोलो, अनलेस यू बिहेव प्रॉपर्ली। जब तक अच्छे से बिहेव नहीं करो, मतलब अभी बिहेव करने लगो तो अभी खाना कोई मिल जाएगा। तो ये सेंस प्रेजेंट का होने की वजह से इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। मजा आया, समझ में आएगा? एक सेंटेंस और देखेंगे हम लोग, ठीक है? चलो, और मैं थोड़ा सा इसको मिटाऊंगा, इन दोनों को मिटाने जा रहा हूं। लिख तो लिया आप लोगों ने? एक और एरर वाला सेंटेंस दे रहा हूं, है ना? इसको भी सही करके दिखाइए। बस एक और या दो सेंटेंस ले लो, कोई दिक्कत नहीं, दो सेंटेंस देख लीजिए और क्लैरिटी आ जाएगी। चलो देखो, शी विल बाय यू अ स्मार्टफोन, वो तुम्हारे लिए एक स्मार्टफोन खरीदेगी, ठीक है? शी विल बाय यू अ स्मार्टफोन, शी विल बाय यू अ स्मार्टफोन। क्या क्या शर्त है? अब लिखोगे ऑन कंडीशन दैट, बशर्ते, ऑन कंडीशन दैट, थोड़ा हंसी मजाक कर ले, मैं सोच रहा हूं, ऑन कंडीशन दैट यू विल पे फॉर दैट, ठीक है? यू विल, तुम पैसे दे दो वो खरीद लेगी। चलो हम लोग चढ़ाते हैं, बोलते हैं, शी विल बाय यू अ स्मार्टफोन ऑन कंडीशन दैट यू विल पे फॉर दैट। तुम्हें पे करना पड़ेगा। अब बताओ सही क्या होगा, सब लोग बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा? यू पे फॉर, हाँ, अगर तुम पे करोगे तो तुम्हें स्मार्टफोन खरीद देगी। अभी पे कर दो तो अभी स्मार्टफोन मिल जाएगा। तो अभी पे करोगे मतलब स्मार्टफोन तो खरीदोगे तो फ्यूचर में मिलेगा, दैट इज एक को फ्यूचर में रखते हैं, दूसरे को प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्लियर है? ये सब फ्रेजेस जो है बेटा कनेक्टर्स है, नहीं तुम्हारे जो करेक्टर्स, जो फ्रेजेस मैं कह रहा हूं ये कनेक्टर्स है, ये बताते हैं, शर्त रखते हैं, ये बताते हैं कि हाँ भाई एक शर्त रखने वाली बात हो रही है और इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना है क्योंकि वो प्रेजेंट का सेंस दे रहा है। अब बाकी जो रिमेनिंग बचा, जो आई मीन अनदर क्लॉज है, जो दूसरा क्लॉज है, उसको फ्यूचर में तो होना ही पड़ेगा क्योंकि वो चीज घटेगा भविष्य में ही आपके। तो इतनी सी बात है, समझदारी वाली बात है। शी विल बाय योर स्मार्टफोन ऑन कंडीशन दैट, बशर्ते, इस शर्त पे, दैट यू पे फॉर दैट। एक सेंटेंस और देखते हैं हम लोग, चलो, और एग्जांपल कौन सा लेते हैं? चलो एज सुन एज एग्जांपल यहां पे ले लेते हैं, ठीक है? एज सुन एज, जैसे एक नाम लिख लेते हैं, ठीक है? नमिता विल टीच यू मैथमेटिक्स। मान लो नमिता कोई टीचर है आपकी, आपकी फ्रेंड है, ठीक है? वो आपको मैथ्स पढ़ाएगी, ठीक है? नमिता विल टीच यू व्हाट? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे क्या लेते हैं एग्जांपल? एज सुन एज एग्जांपल ले लें, यस और नो बोलो। चलो रुको, एज सुन एज छोड़ दो, इसमें एज लॉन्ग एज एग्जांपल लेते हैं। आइए, नमिता विल टीच यू मैथमेटिक्स एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज का मतलब हिंदी में क्या होता है बेटा? जब तक। क्या होता है बोलो तो? एज लॉन्ग एज, मतलब जब तक कोई चीज घटता रहेगा तब तक उसे कहते हैं एज लॉन्ग एज, राइट? नमिता विल टीच यू मैथमेटिक्स एज लॉन्ग एज, क्या? एज लॉन्ग एज शिवम, यहाँ पे नाम लिख देते हैं, ही और शी हटा देते, शिवम लिखे, ठीक है? एज लॉन्ग एज शिवम विल ओबे her। चलो अब बताओ क्या दिक्कत है, जल्दी बोलो सभी लोग। नमिता विल टीच, एक सेकंड, यू हटा दो यहां से, यू को हटा दो, यू यहां सही नहीं है, ठीक है? यू को हटा दीजिए क्योंकि हमने शिवम लिख दिया ना फिर, हाँ, तो फिर उचित नहीं होगा, ठीक है? नमिता विल टीच मैथमेटिक्स एज लॉन्ग एज, क्या? शिवम विल ओबे, क्या हो जाएगा? शिवम, जब तक शिवम उसकी आज्ञा मानेगा तब तक उसे, हाँ मतलब उसी को पढ़ाने की बात हो रही है, इसमें बोलने की जरूरत तो नहीं है, हाँ या ना? तो
तब तक क्या नमिता उसको पढ़ाएगी, तो क्या हो जाएगा शिवम व्हाट ओबेज हर, क्योंकि शिवम उसकी आज्ञा मान नहीं रहा है, और अगर उसकी आज्ञा मानने लगे तो नमिता क्या है वो पढ़ाएगी उसको, ठीक है मैथ्स पढ़ाएगी, तो नमिता विल टीच मैथमेटिक्स एज लॉन्ग एज शिवम ओबेज हर, जब तक आज्ञा मान तो पढ़ाएगी, वरना कहेगा चलो जाओ बदमाश करके हो तुम, ठीक है तुम्हें पढ़ा नहीं पाऊंगी मैं, टीचर भगा देगी तुम्हें। क्लियर है बात? एनी प्रॉब्लम यहां तक समझ में आई सबको बात? पक्का श्योर? ठीक है, अब हम जाए एक और तीसरे स्ट्रक्चर में एंटर कर रहे हैं, बल्कि मैं तीसरा सेक्शन कहूंगा इसे, उस सेक्शन का नाम है क्या बताना जरा, पास्ट सेक्शन। उसे नाम क्या देता हूं बताओ, पास्ट सेक्शन। उसमें पास्ट इंडेफिनिट की बात भी होगी, पास्ट परफेक्ट की बात भी होगी, है ना। आइए साथ में देख लेते हैं। हाँ, दो तीन स्ट्रक्चर्स हैं उसी सेक्शन में, दो तीन स्ट्रक्चर्स हैं पास्ट के, सो वो फाइनल होगा हमारा। आइए उसको अच्छे से समझ लेते हैं। इसका नाम लिखिए सी। एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मतलब जो भी एग्जाम एसएससी हो चाहे बैंक हो, स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्वेश्चंस हमेशा से आते हैं, इस बात को ध्यान देना। एकदम बढ़िया से इसको रट जाओ, दिमाग में बैठा लो, समझ लो जो कर सको, मगर है ये बहुत जरूरी, ठीक है। सी क्या है बोलो, पास्ट सेक्शन, इसका नाम है पास्ट सेक्शन। आइए अब इसके अंतर्गत स्ट्रक्चर्स अलग अलग है, जैसे सी में क्या है हमारा C1 है, C1 में क्या है देखना, देखो एक होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट के साथ, और एक चीज और भी याद रखो, जब हम लोग बात करेंगे तो इफ तो लगाएंगे ऑब्वियसली, इफ लिख लेना जरा, ठीक है। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, अगर इफ लग के सब्जेक्ट के साथ V2 है, मतलब समझिए कि पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, तो इफ के साथ सब्जेक्ट प्लस V2 अगर आ गया तो इधर बताओ जरा विल का पास्ट क्या होता है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के हम लोग क्या लगा रहे थे, विल लगा रहे थे ना, हाँ है ना। तो बताओ अगर ये V2 हो जाएगा तो इसका पास्ट क्या होगा, वुड हो जाएगा विल का, वेरी गुड। तो क्या लग जाएगा बताना, वुड प्लस, जल्दी बोलो, वुड प्लस V1, हाँ। और ये वुड प्लस V1 किस किस के लिए जाएगा, देखो जरा ध्यान से, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, एक और स्ट्रक्चर देखो जरा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड, इनके साथ भी कहोगे सर हैड में क्या फर्क है, बताता हूं, इस हम लोग सेंटेंसेस को समझेंगे, ठीक है। हां एग्जांपल्स देखेंगे तो समझ में आ जाएगी सारी बात। और एक और देखो, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसके साथ भी वुड प्लस V1 जाता है। और ये वाला बेटा स्पेशली इसके लिए पता है आपको, ये वाला है आपका हाइपोथेटिकल, क्या बोलो सर, हाइपोथेटिकल मतलब कि कल्पनात्मक, कि अगर मैं नेता होता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, बोलते हैं ना ऐसा, तो ये करता। तो हाइपोथेटिकल के लिए ये स्ट्रक्चर होता है, बाकी ये दोनों सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं, एग्जांपल से थ्रू हम लोग समझ लेंगे तीनों क्या है। तो ये है सी पार्ट 1, अभी हम लोग जाएंगे सी पार्ट 2 में, मगर सबसे पहले इसको देख लेते हैं सी पार्ट 1 है क्या हमारा। रेडी हो सभी लोग, आ जाओ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो पहले इससे देख लेते हैं, आइए। if I bought a car, क्या बोलना था, if I कॉमा, अगर मैंने कार खरीदा, if I bought a car, I would give that to my parents, इसको मिल जाएगा बोलना था आपको, I would give that to my parents। एक सेकंड, so I would give that to my parents। ये हो गया तुम्हारा किसका, इस वाले का, ठीक है। इस पे सेंटेंस यहां बन चुका है। अब देखो इस पे सेंटेंस कैसे बनेगा, फिर लिखो if I had a car, अब तुमने क्या बोल दिया, if I had a car, फर्क पड़ेगा देखना, बाकी आप लोग जानते रहिए, आपको एग्जाम में तो बहुत सोचना विचारना नहीं, बाकी सेंस वाइज में हम लोग देख लेंगे कि यहाँ क्या मीनिंग निकल रहा है, यहाँ क्या मीनिंग निकल रहा है। स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होना चाहिए, किसके साथ क्या लग रहा है ना, कौन सा वर्ब जा रहा है, मॉडल
आई वुड गो फॉर अ ड्राइव। गो फॉर अ क्या बोलो, अगर मेरे पास कार होती तो मैं क्या करता, ड्राइव पे निकल जाता, आया ना। अगर मेरे पास मैंने कार खरीदा तो क्या होगा, मैं उसे अपने पेरेंट्स को देगा। समझ में आई बात, दोनों चीज है, दोनों स्ट्रक्चर है बेटा। बस फर्क जानते हो क्या पड़ रहा है, इन दोनों में फर्क ये पड़ रहा है, ये फ्यूचर का सेंस देता है और ये किसका देता है बोलो, प्रेजेंट का सेंस। कैसे, तुमने बोला अगर मैंने कार खरीदा, तो जब खरीदोगे तब ना, अगर मैंने खरीदा कभी भविष्य में तो मैंने पेरेंट्स को दूंगा। और यहाँ तुम क्या बोल रहे हो, अगर मेरे पास कार होती, मतलब अगर अभी होगी तो अभी घूमने के लिए निकल जाऊंगा। समझ पाए, ये देखो स्पेशल एलिमेंट्स है इसमें, ये इसको लिख सकते हो आप, ये देता है आपका, ये फ्यूचर का सेंस है, और इसमें क्या बोलो जरा, ये प्रेजेंट का सेंस दे रहा है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, ये फ्यूचर की इंडिकेट कर रहा है। इतने कमाल की चीज देखो, लैंग्वेज है, आप जो महसूस करो वही बोल पाओ, उसके लिए भी हमें स्ट्रक्चर्स मिला हुआ है, हमारे पास शब्द हैं, शब्दों की कमी नहीं है। इज इट नॉट ग्रेट। अब क्या है, ये क्या लिखा होगा, तीसरा क्या है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इमेजिनेटिव सिचुएशन। इमेजिनेटिव क्या होता है बताना जरा, कल्पनात्मक। जैसे भुवन ने कह दिया सर अगर मैं पक्षी होता, क्या होता, पक्षी होता, बर्ड होता, तो क्या बोले भुवन ने, इफ आई, हाँ क्योंकि उसको उड़ने का मन बड़ा करता है, ठीक है ना, मैंने कहा रुको एक बात करते हैं तुम्हारे चलो, इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता, इफ आई वर अ बर्ड, तो कहां चला जाता भुवन, मेरा सर मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो मैंने कहा क्या हुआ, वीजा वजा नहीं मिल रहा तुम्हें, हाँ ठीक है, कह रहा नहीं सर पक्षी बन के अब जाएगा, ठीक है ऐसे तो जा नहीं पा रहा। सो इफ आई वर अ बर्ड, आई क्या बोलो, आई वुड फ्लाई टू ऑस्ट्रेलिया। ठीक, आई वुड फ्लाई टू ऑस्ट्रेलिया। समझ में आई बात। एक और बस लास्ट बेटा पार्ट बचा हुआ है, सी पार्ट 2, ठीक है, आइए देखिए। हाँ थकना मना है बेटा, ठीक, आओ देखो। If I were a bird, I would fly to Australia। समझ में आ रहा है सभी को, पक्का बोलो जरा, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो सी पार्ट 2 सबने लिख लिया, मैं मिटाने जा रहा हूँ। ये ध्यान देना, इसमें कुछ गड़बड़ी आएगी है ना, थोड़ा बदलाव रहेगा। बदलाव मतलब कि वुड की जगह विल दे देगा, ये हो सकता है ना, सिंपल सी बात। चलिए सी पार्ट 2 आइए हम लोग देखते हैं। और ये तुम्हारा परफेक्ट, जब हमारा हैड का पास का परफेक्ट फॉर्म बनता है तो हैड प्लस v3 आता है, यस और नो। तो फिर बेटा वुड का बताओ जरा क्या बनेगा पास फॉर्म, वुड हैव प्लस v3। हां वेरी गुड, क्या बनेगा, वुड हैव। बस वही लास्ट स्ट्रक्चर हम देखने जा रहे हैं, उस पे काफी आते भी रहते हैं एरर्स, लास्ट वाले में बहुत एरर्स आते रहते हैं। बाकी हां जानना सब है, कभी भी किसी भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आता सब पे है। कुछ ऐसे एग्जामिनर्स फेवरेट हो जाता है कि वो रिपीट बहुत हो रहा होता है, बस इतनी सी बात। एक और देख लो लास्ट स्ट्रक्चर, सी पार्ट 2 क्या लिखना था, एक तरफ रहेगा हमारा इफ प्लस सब्जेक्ट, है ना, इफ प्लस क्या बोलो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस v3, और ये एलएचएस में हो गया, आरएचएस में क्या होगा बोलना बेटा, वुड हैव प्लस v3। वुड हैव मतलब ऑब्वियसली सब्जेक्ट तो होगा वहां पे, लिख नहीं रहे हैं, बस अंडरस्टूड है, वुड हैव प्लस v3। चलो जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अगर तुमने मेहनत कर लिया होता तो तुम सफल हो गए होते, बोलते हैं ना, इसी को हम देखेंगे स्ट्रक्चर के थ्रू, इस वाले स्ट्रक्चर के थ्रू। कैसे सेंटेंस देखेंगे, इफ यू हैड, देखना था, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, इफ यू हैड वर्कड हार्ड। अब एरर कैसा है एग्जाम में, यू क्या हो जाएगा, you will have succeeded। चलो 10 में एरर क्या बोलना सभी लोग, if you had worked hard, अगर तुम सफल हो गए होते, if you had worked hard you will, sorry if you had worked, तुम अगर मेहनत किए होते, कठिन परिश्रम किए होते, you will have succeeded या you would have, yes would have। समझ के एग्जाम में ऐसे बेटा एरर आता है, you would have succeeded। एक और एग्जांपल देख लो जरा, ये लास्ट है हमारा,
बहुत मेहनत किया आप लोगों ने साथ में। एक और देते हैं, चलो एक नाम से देख लेते हैं। कोई अंकित, if Ankit had reached the hospital, मान लो अंकित कहीं किसी हॉस्पिटल जा रहा था, ठीक है। If Ankit had reached reached the hospital on time, अगर हॉस्पिटल समय पहुंच जाता तो डॉक्टर उसे बचा लेते। हाँ या ना? अब कैसे लिखोगे? क्या द डॉक्टर, जल्दी बोलो क्या होगा? डॉक्टर, जल्दी बोलो बेटा। द डॉक्टर वुड क्या? वुड आगे हैव, वेरी गुड, वुड। डॉक्टर यहां से डॉक्टर वुड हैव सेव्ड हिम, डॉक्टर उसे बचा लिया। हाँ या ना? यहाँ तक क्लियर है आपको? अच्छे से समझ में आया? तो ये था हमारा पूरा कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। ये सारी चीजें, नियम कानून अच्छे से पढ़ना समझना, ठीक है। और एग्जाम में जहां सवाल आए तुरंत क्या है, हीरो की तरह सॉल्व कर लेना। चलो, थैंक यू, गॉड ब्लेस।